कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर से पूरे देश में आक्रोश है। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता में जिस तरह हैवानियत और दरिंदगी को अंजाम दिया गया, ऐसा ही कुछ 17 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ था। उस वक्त भी शिकार एक महिला डॉक्टर थी और जगह पश्चिमी दिल्ली का एक अस्पताल। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह रेप और मर्डर को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह 17 साल पहले दिल्ली में महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार की उस दरिंदगी को भी आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली के मोती नगर के हॉस्पिटल में 20 सितंबर 2007 की उस रात क्या हुआ था? 27 साल की वो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कैसे हुई इस घिनौनी वारदात की शिकार? मैं सिद्धार्थ प्रकाश एनडीटीवी इंडिया पर सुनाऊंगा 17 साल पहले की उस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। 20 सितंबर 2007, मोती नगर का ईएसआई हॉस्पिटल। डॉक्टर सीमा, ये बदला हुआ नाम है, ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी। अगले दिन उसे अपनी बड़ी बहन के घर जनकपुरी जाना था। उसे आखिरी बार रात करीब 8:30 बजे डॉक्टर्स मेस में देखा गया था। रात 10 बजे उसकी अपनी बहन से फोन पर बात हुई थी और इसके थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदलने और आराम करने हॉस्टल ब्लॉक में अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सीमा अपनी बड़ी बहन के घर नहीं पहुंची। सीमा की बहन ने एक के बाद एक न जाने कितने ही कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बहन को सीमा की चिंता होने लगी। वो आनन फानन में हॉस्पिटल की ओर दौड़ी और हॉस्पिटल में हॉस्टल ब्लॉक की पहली मंजिल पर सीमा के कमरे तक जा पहुंची। कमरा अंदर से बंद था। सीमा की बहन ने बार बार दरवाजा पीटा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उनकी नजर दरवाजे से सटी दीवार पर लगे वेंटिलेटर पर पड़ी। उसके पास एक शीशा था जिसे उठाकर कमरे में घुसा जा सकता था। सीमा की बहन ने शीशा उठाया, अंदर पहुंची और दरवाजा खोला। कमरे में पंखा और ऑल आउट चालू था। उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई है। बुलाने पर सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो बहन को लगा कि वो शायद गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जब उसने सीमा को पलटा तो उसके होश उड़ गए। सीमा का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उस पर घाव और खरोंच के निशान थे। उसके शरीर पर कमर से नीचे कपड़े नहीं थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट के निशान थे। सीमा बेहोश थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके दाहिने हाथ में एक सिरिंज लटक रही थी। सीमा की बहन मदद के लिए चिल्लाई। बाद में आसपास के कमरों में रहने वाले हॉस्टल के साथियों ने बताया कि उन्होंने कोई चीख पुकार या हाथापाई की आवाज नहीं सुनी थी। सीमा को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। सीमा कोमा में चली गई थी और 7 महीने तक वो इसी हालत में रही। बाद में उसे एक पश्चिम बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस को शुरू में लगा कि कविता ने आत्महत्या की है, लेकिन इस कांड के बाद लोगों में इतना आक्रोश था कि अधिकारियों को अपना रुख बदलना पड़ा। हालांकि उस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी जनता के आक्रोश के चलते सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। एक केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल जाकर सीमा से मुलाकात की और उसके सभी मेडिकल एक्सपेंसेस वहन करने का वादा किया। मामले की अब फुल फ्लेश्ड जांच भी शुरू कर दी गई। सीमा के साथ हुई दरिंदगी का खुलासा उसकी मेडिकल जांच से हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी। उसका शरीर खरोंचों और काटने के निशानों से भरा हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे। उसे बेहोश कर दिया गया था। उसका गला भी घोंटा गया था। उसकी गर्दन पर 2 लाल निशान उसके साथ की गई जबरदस्ती को बयां कर रहे थे। साथ ही बांह पर इंजेक्शन का निशान पाया गया। उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि इंसुलिन सविता के कमरे से लिया गया था या उसका हत्यारा उसे लेकर आया था। पुलिस ने तलाशी के दौरान कमरे से एक डिस्पोजेबल सिरिंज और इंसुलिन की 2 बोतलें जब्त की थी। इंसुलिन जरूर डायबिटीज के ट्रीटमेंट में काम आती है, लेकिन बहुत हैवी डोज दिए जाने पर घातक हो सकती है, क्योंकि ये शरीर में शुगर को इतना कम कर देती है कि वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। मामला पेचीदा था। शुरुआत में कोई गवाह नहीं था, कोई मोटिव नहीं था और कोई संदिग्ध भी नहीं था।
उसके कलीग्स, परिवार और हॉस्पिटल के स्टाफ से बातचीत के आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स ने पहले उसी अस्पताल के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। सीमा के परिवार ने इन्वेस्टिगेटर्स को उसके करीबी कलीग्स के साथ एक ग्रुप फोटो मुहैया कराई थी। यह तस्वीर घटना से 1 महीने पहले एक कलीग की फेयरवेल पार्टी में खींची गई थी, जो अमेरिका जाने वाला था। तस्वीर में दिख रहे हर एक शख्स को वेरीफाई किया गया। हिरासत में लिया गया डॉक्टर भी तस्वीर में दिखाई दे रहा था और उस समय वो पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं, लिहाजा पुलिस ने कुछ सुराग पाने के लिए उसकी ब्रेन मैपिंग की, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं चला। दूसरा संदिग्ध सीमा की बड़ी बहन का पति यानी उसका जीजा था। पूछताछ में पता चला कि घटना के समय वो शहर से बाहर था, लेकिन घटना से ठीक 1 दिन पहले उसके और सीमा के बीच हुई लंबी कॉल ने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। सीमा के जीजा ने पुलिस को बताया कि उनके बीच ऐसी बातचीत आम बात थी। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, खास तौर पर तब जब उसने ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने टेस्ट कराने की परमिशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परमिशन मिल जरूर गई थी, लेकिन फिर से टेस्ट के नतीजों से कोई मदद नहीं मिली। सीमा के परिवार ने पुलिस को यह स्टेटमेंट दिया था कि वे सीमा की शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे और पुलिस की जांच का एक पहलू यह भी था। लिहाजा इन्वेस्टिगेटर्स ने किसी पुराने बॉयफ्रेंड या किसी ऐसे लड़के की होने की संभावना तलाशी जिसे सीमा ने रिजेक्ट कर दिया हो। खैर, इस दौरान पुलिस को किसी तरह से यह भरोसा हो गया कि हो ना हो किसी डॉक्टर या मेडिसिन के फील्ड से जुड़े किसी शख्स ने ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उसकी वजह यह भी थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को कमरे में जबरन किसी के घुसने के कोई संकेत नहीं मिले थे। इसके अलावा जिस तरह हमलावर ने उसे मारने की कोशिश की थी, उससे पता चलता है कि वो जानता था कि नसों में फ्लूइड कैसे चढ़ाना है और उसे यह भी पता था कि किस कंपाउंड को इंजेक्ट करना है। आक्रोश के बीच पुलिस ने उस अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ को गिरफ्तार कर लिया, जहां सीमा एक नर्सिंग अटेंडेंट के साथ काम करती थी। सीएमओ पर लापरवाही और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया। सीएमओ पर मेडिको लीगल केस रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया था और बाद में पीड़िता के स्टमक वॉश के सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने सीमा के शरीर पर खरोंच के निशान को छिपाने की भी कोशिश की थी। अस्पताल ने यह भी दावा किया था कि कविता की सर्विसेज समाप्त कर दी गई थी और वो गैर कानूनी ढंग से हॉस्टल के कॉम्प्लेक्स में रह रही थी, जिससे परिवार और दूसरे लोग बुरी तरह भड़क गए थे। सीमा पंजाब से दिल्ली चली गई थी और जनकपुरी में अपनी बहन के साथ रहती थी। जब वो मुश्किल से 10 साल की थी, तब उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो 2007 की गर्मियों में ईएसआई अस्पताल के साथ जुड़ी थी। एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर वो मैटरनिटी वार्ड में काम करती थी और अक्सर रात की शिफ्ट में ही रहती थी। हालांकि अपने साहस के चलते वो 7 महीने तक मौत से लड़ती रही। अप्रैल 2008 में सीमा की हालत बिगड़ने लगी थी। 21 सितंबर 2007 से वो कोमा में थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा था। उसके पूरे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था और आखिर 17 अप्रैल को सीमा को मृत घोषित कर दिया गया। मौत के समय उसका वजन मात्र 15 किलोग्राम था। उसकी मौत के साथ ही ये केस भी खत्म हो गया। एनडीटीवी पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।